वैसे तो रोहन आए दिन माँ को मारता रहता है, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया कि इतनी जोर का घूंसा मारा कि दांत तक टूट गया। बीच में आई पत्नी को भी खूब मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ और उसकी किरचें जमीन को भेद रही हैं। खिड़कियां खोलकर वे बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि रोहन के घर का दरवाजा खटखटाकर शोर मचने का कारण पूछ ले। मार तो क्या, एक थप्पड़ तक कमला के पति ने उसकी रेशमी देह पर नहीं मारा था। बेटा तो एकदम कसाई हो गया है। हर वक्त सजी धजी रहने वाली हीरोइन सी लगने वाली कमला अब तो अर्ध विक्षिप्त सी हो गई है। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को लालायित सूखे होंठ, सब कुछ उसकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे। उस रात कमला बरामदे में ही पड़ी एक कंबल में ठिठुरती रही। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वो अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर था, चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था कमला ने अपनी बहू से, पल्लवी, तुमने ये साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? ये तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली की थी। बस बेटा माँ को रुई की तरह धुनने लगा और बकने लगा, तेरी ये हिम्मत कि मेरी बीवी से साड़ी के लिए पूछती है। कमला बेचारी चुप हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। फिर भी बेटे ने मारा, पहले थप्पड़ों से, फिर घूंसों से। ठंडी हवा का तेज झोंका उसकी घायल देह से छू रहा था। उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वो कराह उठी थी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह घटनाएं बीते दिन सूनी आंखों के आगे घूमने लगे। इस साड़ी में कमला तो बहुत सुंदर लगती है, और आज तो गजब ही ढा रही है। आज रात को पति ने कहा था। धत कहकर कमला शर्मा गई थी, नई दुल्हन सी। फिर रात को उसके साथ उसके पति एक स्वर, एक ताल, एक लय हुए थे। खिड़की से झांकता हुआ चांद भी उन दोनों को देखकर शर्मा गया था। वो पल याद करके उसका दिल पानी से बाहर निकली मछली सा तड़पने लगा। जब भी खाने की किसी चीज की कमला फरमाइश करती थी, तुरंत उसके पति लाकर दे देते थे। बात बात पर कमला से कहते थे, तू चिंता मत कर, मैंने तो ये घर तेरे नाम ही लिया है और बैंक में 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट भी तेरे नाम से कर दिया है। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तब भी तू ठाठ से रहेगी। हंसती थी कमला, बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति और लायक बेटा दिए हैं। अपने इसी बेटे को उसने बेटी से 100 गुना ज्यादा प्यार दिया। लेकिन ये क्या हो गया? एकदम से उसकी चलती नाव में कैसे छेद हो गया? पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कगार पर पड़ी चट्टान सी हो जाएगी, कि पता नहीं कब उस चट्टान को समुद्र निगल ले। वो बीते पलों को याद कर पिंजरे में कैद पंछी सी फड़फड़ाने लगी। उस रात वो सो नहीं पाई। सुबह उठते ही धीरे धीरे मरियल चूहे सी चलकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में ले आई और पड़ोसिन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट लेकर खाने लगी। बिस्किट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग से उड़ने लगे। इस क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसिनें ही अच्छी हैं, जो गाहे बगाहे खाने पीने की चीजें चोरी से दे जाती हैं। तो क्यों ना उनकी सहायता लेकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पालूं। एक बार एक और विचार बिजली सा कौंधा, क्यों ना अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं और वो मेरी मदद करे। लेकिन वो लालची दामाद कभी भी बेटी को मेरी मदद नहीं करने देगा। बेटी को तो फोन भी नहीं कर सकती, हमेशा लॉक रहता है, घर से भाग भी नहीं सकती। दोनों पति पत्नी ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस इन्हीं सब विचारों की पगडंडी पर चलते हुए ही कमला ने कराहते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से ही उल्टी सीधी चोटी गूंथ ली। बेटे बहू की हंसी मजाक, ठिठोली की आवाजें गरम पिघलते शीशे से कानों में पड़ रही थीं। कहाँ वो सचे सजाए साफ सुथरे कालीन बिछे बेडरूम में सोती थी और कहाँ अब बदबूदार स्टोर में फोल्डिंग चारपाई पर। छी छी, इतना सफेद हो जाएगा रोहन का खून, उसने कभी सोचा न था। महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया उसे, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीजें खिलाईं। हर जिद, हर चाहत रोहन की कमला और बसंत ने पूरी की।
शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से, फिर विश्वविद्यालय से रोहन ने शिक्षा ग्रहण की। कितनी मेहनत से, कितनी लगन से बसंत ने इसे बैंक की नौकरी की परीक्षाएं दिलवाईं। जब ये पास हो गया तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाये। खोजबीन करके जान पहचान निकाली, तब जाकर इसकी नौकरी लगी। और बसंत के मरने के बाद ये सब कुछ भूल गया। काश ये जन्म ही ना लेता, मैं निपुती ही सुखी थी। इसके जन्म लेने के बाद मेरे मना करने पर 150 लोगों की पार्टी बसंत ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शरीफ, सीधा साधा और संस्कारों वाला लड़का था ये। लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है। अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार, त्याग, दया, मान, सम्मान की भावनाएं तो इसके दिल से गायब ही हो गई हैं, जैसे अंधेरे में से परछाई। रसोई से आ रही मीठी मीठी सुगंध से कमला बच्ची सी मनचली हो गई। हिम्मत की सीढ़ी चढ़कर धीरे धीरे बहू के पास आई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटी, क्या बनाया है? पता नहीं कैसे दुनिया का नया आश्चर्य लगा कमला को बहू के उत्तर देने के ढंग से। मां जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगी? आइए बैठिए। हक्की बक्की बावली सी कमला डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था, दूसरी प्लेट में गोभी के गरम पराठे। नाश्ता देते समय शहद सी मीठी बोली में बहू बोली, पहले इन कागजों पर साइन कर दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिएगा। ना ना, मैं नहीं करूंगी साइन। अच्छा, तो ये आदर, ये प्यार इस लालच में किया जा रहा था। छी छी, तुम दोनों ने तो रिश्तों को नीलाम कर दिया है। मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं साइन नहीं करूंगी। कमला बड़बड़ाती रही। जाइए जाइए, लीजिए सूखी ब्रेड और चाय, मत करिए साइन, और जब ये आ जाए तब खाइएगा इनकी मार। बहू के शब्द तीरों से भी ज्यादा घायल कर गए कमला को। वह बाहर से अंदर तक लहूलुहान हो गई। मरती क्या ना करती, भूखी थी, सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खाई, रोती रही, सोचती रही, लानत है ऐसी जिंदगी पर। गाजर का हलवा, भरवां परांठे खाकर क्या मैं तेरी गुलाम बन जाऊं? ना ना, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती। मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूं और मैं अपाहिज बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। बुदबुदाती हुई कमला ब्रेड और चाय से ही संतुष्ट हो गई। मन ने कहा, जाए भाड़ में तेरा हलवा और पराठे, मैं अपने जमाने में बचा हुआ हलवा, पराठे और पूरी मेहरी तक को खाने के लिए देती थी। कमला बहू की क्रियाएं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सास की पीड़ा, दुख, व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त थी। चाय नाश्ता करके उसने अपना लंच बॉक्स तैयार किया, फिर गुनगुनाती हुई प्रिंटेड सिल्क की साड़ी और उसी रंग की मैच करती माला पहनकर कॉलेज चली गई। बाहर से घर में ताला लगा दिया। बाहर ताला बंद कर वह हर रोज ही कॉलेज जाती रही। और तो और टेलीफोन भी लॉक कर दिया जाता था, लेकिन उस दिन वह टेलीफोन लॉक करना भूल गई। कमला ने हर रोज की तरह पूरा घर देखा, हर चीज लॉक थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ताला लगा हुआ था। हाँ, बहू कमला के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और अरहर की दाल बनाकर रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देखकर कमला के दिल में खुशी का खेत लहराने लगा। अब तो पड़ोसिन को फोन कर दूंगी, वह मुझे बाहर भागने में सहायता कर देगी। उस समय कमला में 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म ले लिया। देह का दर्द भी कपूर सा उड़ गया। आंखों में हीरे सी चमक उत्पन्न हो गई। सबसे पहले तो उसने पड़ोसिन को फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ आंटी, रीमा। लेकिन आप फोन कैसे कर रही हैं? क्या आज आपका फोन लॉक नहीं है? मुक्ति की खुशी में झूमती हुई कमला बोली, हाँ हाँ बेटी, लॉक नहीं है। सुनो, तुम इस समय बाहर का ताला तोड़कर आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर रीमा को आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम ही ने तो उस दिन कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन आंटी आप कहाँ जाएंगी? मैं कानपुर अपने भाई के पास जाऊंगी, वह बस स्टेशन पर लेने आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेटी, अगर मैं नहीं गई तो ये मुझसे जबरदस्ती मार पीट कर, नशा पिलाकर साइन करवा लेगा। और कमला फूट फूट कर रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना। और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। बोलते हुए कमला की आवाज कांप रही थी। पूरी की पूरी देह ही कंपने लगी थी। उसकी देह जवाब दे रही थी, लेकिन फोन रखकर उसकी हिम्मत सांस लेने लगी। आशा जीवित होने लगी। जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर अपने कपड़े, रुपए और वसीयत के कागज निकाले, पर्स लिया। ढंग से सिल्क की साड़ी पहनकर दरवाजे के पास अटैची लेकर खड़ी हो गई। पत्थर से ताला नहीं टूटा तो रीमा ने हथौड़ी से ताला तोड़ा।
कमला दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एक और जेल से छूटे कैदी सी खुशी कमला के दिल में थी, तो दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। वह घर जिसमें उसने रानी सा जीवन व्यतीत किया, जहां उसने सोने से दिन और चांदी सी रातें काटी, जहां उसके आंगन में किलकारियां गूंजती थीं, प्यार का सूरज सदा उगता था, जहां उसके पति ने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख दिया था, जहां वह घंटों पति के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करती थीं, जो घर खुशियों के फूलों से महकता था। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि कमला आज उसे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। क्या करती वह? कोई अन्य उपाय नहीं था। रीमा ने अपनी कार में कमला को बिठा लिया। उसका सूटकेस उठाते समय रीमा भी रोने लगी, आंटी के बिछोह पर। रोआंसी रीमा ने आंटी से उनके भाई का फोन नंबर ले लिया और बस पर चढ़ाते समय ये वादा कर लिया कि वह हफ्ते में 2 बार फोन पर उनका हालचाल पता लगाती रहेगी। जितना दुख कुसुम को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख रीमा से बिछुड़ने का था। ज्यादा देर वह रीमा को बस के पास रोकना नहीं चाह रही थी। वह सरहद पर तैनात सिपाही सी सतर्क थी, सावधान थी कि कहीं खोजते हुए उसकी बहू या बेटा न आ जाएं। वह उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी, जहां तालाब में मगरमच्छ सा उसका बेटा रहता था, जहां उसकी जिंदगी मोहताज हो गई थी। बस चल पड़ी। वह खिड़की से बाहर आंसू भरी आंखों से रीमा को तब तक देखती रही जब तक उसकी आकृति ने बिंदु का रूप नहीं ले लिया। ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर दूर होता जा रहा था। वह शहर जहां वह 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी। उसे लगा उसकी जिंदगी एक नदी है जिसने अपना रास्ता बदल लिया है, और वह एक गांव है जो पीछे छूट गया है। बस जितना आगे बढ़ रही थी, उसका दिल उतनी ही जोरों से धड़क रहा था। काफी देर बाद उसने स्वयं को सामान्य स्थिति में पाया। अब वह आंखें बंद करके सोचने लगी, काश मेरी बहू रीमा जैसी होती। कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितनी बार भी इसकी सास मुझसे मिली हैं, हमेशा अपनी बहू की तारीफों के पुल ही बांधती रही हैं, लेकिन मुझे दुष्ट बहू मिली। अरे बहू का क्या दोष है, नालायक तो अपना बेटा है। यदि बेटा ठीक होता तो बहू की क्या मजाल की गलत काम करे। ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा था, कमला घबरा रही थी कि भैया भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचें तो सोचें, उसके पास उस रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो बोझ नहीं बनेगी भैया भाभी पर। कुछ ही दिनों में अलग छोटा सा मकान लेकर रहेगी, एक नौकरानी रखेगी। एक विचार की लहर बार बार उठ रही थी कि घर छोड़कर मैंने गलत काम तो नहीं किया। फिर दिमाग ने कहा, तो फिर क्या करती? हर रोज मार खाती, और वो मारता रहता जब तक जायदाद पूरी अपने नाम न लिखवा लेता। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने अपनी दोबारा बनाई वसीयत पढ़ी, जिसकी एक प्रति उसे अपनी बेटी के पास भी भेजनी पड़ेगी। वकील के पास तो एक कॉपी रखाई थी। कमला अब सोचने लगी, आज मैंने जो कुछ भी किया वो पहले ही कर लेना चाहिए था। छी छी, माँ बेटे से मार खाए, इससे अच्छा मर न जाए। मैं अकेली पड़ गई थी, वे दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। शुक्र है कि रीमा जैसी पड़ोसिन मिल गई, जिसने मेरी मृत प्राय जिंदगी को सांसें दे दी। रीमा न होती तो मैं वसीयत भी न बदल पाती और घर से भाग भी नहीं पाती। इन्हीं विचारों का ताना बाना बुनते हुए कानपुर आ गया। हड़बड़ाते हुए कमला ने अटैची और पर्स पकड़ा, फिर रूपनगर के लिए रिक्शा करके चल दी। कमला निश्चय करके अपने भाई दिवाकर के घर पहुंच गई। दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सुंदर सी बालिका ने दरवाजा खोला। आप कौन? किससे मिलना है? मीठी आवाज में बच्ची ने पूछा। बेटी, मैं तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ, मेरा नाम कमला है। अंदर आइए दादी जी, अंदर आइए। बच्ची के पीछे पीछे कमला अपना पर्स और अटैची संभालती हुई चल दी। बरामदे के साथ जुड़ा हुआ ही ड्राइंग रूम था। उस घर में कमला 5 वर्षों बाद आई थी। पिछली बार अपने पति के साथ कमला कार से आई थी। घर परिवार वालों ने खूब इज्जत मान सम्मान दिया था। भैया भाभी ने तो आंखों पर ही बिठा लिया था। कमला के भाई के घर का वातावरण उस समय भी शांत था और अब भी लगता है सुखमय और शांत है। कमला की विचार तंत्रा उसके भाई ने ही तोड़ी। अरे कमला, तू इस समय अकेली कैसे? कुछ फोन वगैरह तो कर देती। वाह भैया, बस आना पड़ा। सूखा चेहरा मरियल आवाज में दिए उत्तर से भाई शशंकित हो गया। आना पड़ा? मैं समझा नहीं। खैर चल, पहले चाय पी ले, कुछ खा गे फिर बताना। कमला की आवाज सुनकर बरामदे में ही सब्जी काटती हुई भाभी दौड़कर आईं, पाँव छुए फिर बैठ गईं।
थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता भी आ गया। दीदी, आप तो बहुत दुबली हो गई हैं। 5 साल में चेहरा ही बदल गया। क्या हो गया है आपको? कमला के पास आकर भाभी ने आलिंगन किया और आश्चर्यचकित नजरों से उसकी ओर देखती रहीं। कमला बार बार बाहों पर, गर्दन पर पड़े जख्मों के निशान छिपा रही थी, लेकिन मेज पर रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन से शाल हट गई और बांह का स्वेटर ऊपर को हो गया। देखते ही भैया दौड़कर पास आए, घबरा कर पूछा, ये सब क्या है कमला? तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे हैं? वह भैया रोहन मारता था, पीटता था। एक बार तो उसने इतनी जोर से मारा कि दांत तक टूट गया। बस ये सब उसी के निशान हैं। इतना सब होता रहा और तुमने बताया तक नहीं। अरे हम कोई गैर हैं क्या? कभी फोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले हैं जीजा जी की मृत्यु के बाद। छी छी, इतना क्रूर बिगड़ा रोहन बेटा हो जाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था। खैर कुसुम, तुमने अच्छा किया जो आ गईं। वाह, तुम मुझे भूखा तक रखता था। बाहर दरवाजे पर ताला, टेलीफोन पर ताला, फ्रिज और सभी अलमारियों में ताला लगा रहता था। भैया, ऐसी दुर्दशा तो किसी कैदी की भी नहीं होगी जो उसने मेरी की थी। कहते ही कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। भैया भाभी घबरा गए। आंसू पोंछे भाभी ने फिर कमला से वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर बाद स्वयं पर काबू पाकर कुसुम ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखा दी। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने खूब प्यार करके कहा, बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। वैसे तो अलग रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो रूपनगर में ही तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। अभी तुम आराम करो, चिंता मत करो। अच्छा भैया, कहकर कमला सोफे पर ही लेट गई। उधर शाम को जब रोहन ऑफिस से लौटा, पल्लवी ने रोनी सी सूरत लेकर दरवाजा खोला और वो वृक्ष से टूटी हुई डाली सी धम से सोफे पर बैठ गई। रोहन ने उसे झकझोर कर पूछा, क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है? पल्लवी चीख पड़ी, कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ धोखा देकर भाग गईं। और क्या? ये देखो, अपने पलंग पर ये चिट्ठी रख गई हैं। लिखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है, आधी जायदाद बेटी मीना और आधी विकलांगों की संस्था के कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वो माँ पर हाथ उठाता है, वो भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तुझसे रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई कम नहीं। कागज का टुकड़ा पढ़कर रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाने लगा। उधर पत्नी पल्लवी क्रोध में बड़बड़ाने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि मांझी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने वश में करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो, ये घर भी खाली करना पड़ेगा।